जो यथार्थ और गल्प का जो बाइनरी है, मुझे लगता है कि साहित्य और जगत पर बात करने के लिए इससे ज़्यादा मूलभूत कोई बिंदु नहीं हो सकता। क्योंकि अगर गल्प को साहित्य के प्रतिनिधि पर्याय के रूप में देखें तो गल्प एक तरफ और यथार्थ जो हमारा प्रकृति, संस्कृति, प्रकृति के रहस्य, संस्कृति की गुत्थियाँ, ज्ञान और वैचारिकियाँ, ये सब की उपस्थिति है और एक जटिल मनोविज्ञान सबका है। और उसके समानांतर जो लेखक है वो गल्प रचता है, साहित्य रचता है। तो ये दोनों जो साहित्य है अपने आप में एक अनुशासन है और साहित्यकार इस पूरे विशाल जटिल ब्रह्मांड को, प्रकृति को, संस्कृति को, जटिल संस्थाओं को, राजनीति को, सब चीज़ों को वो समझता है और वो लिखना चाहता है, पर किस कोण से वो देखे ये उसका अपना निजी विचार और फैसला है। कभी कभी जो उपन्यास है, गल्प का जो प्रतिनिधि चरित्र विधा आज के समय में है, वो इतनी विस्तार देने की, इतना सारे कोणों से देखने की छूट देती है। और यथार्थ और प्रकृति, यथार्थ और गल्प का जो संबंध कैसा हो, ये साहित्य की सारी बहसें, सारे खेमेबंदियाँ, सारे प्रतिमान, कसौटियाँ, नैतिकताएँ इसी से जनित हैं कि जो ये बाहरी यथार्थ है, जो हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, जिसका हिस्सा हैं, अंग हैं, उनमें से क्या लाएं, क्या ना लाएं, क्या छोड़ें, क्या पकड़ें और किस कोण से लाएं, उसकी फ़ोटो खींचें या उसका चित्र बनाएं, उसकी ध्वनियों और कहानियों को बचाएं और एक रचना प्रक्रिया के बाद उसका लिखें। तो जो यथार्थ है वो तो बाहर एक रूप में है और दूसरा जो गल्प में यथार्थ है वो तो गल्पित है, वो कल्पित है, वो एक तरह से रचना, क्रिएटिविटी के थ्रू, कल्पना शक्ति के थ्रू वो रचा हुआ है। तो जो दोनों का जो द्वैत है ये तो समझना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि रचनाकार ये क्यों नहीं लाया या रचनाकार वो क्यों नहीं दिया, ये तो छोड़ दिया, तो हम समझते हैं कि वो असाहित्यिक दृष्टि है जब आप किसी पर रखते हैं और कहते हैं कि आपने ये नहीं किया। मैं समझता हूँ कि चूँकि व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से रचनाकार लिखता है और बोलता है, और सारी कलाओं पर लगभग यही चीज़ है, लागू होती है कि इतने बड़े यथार्थ और इतने बड़े जटिल दुनिया को, ब्रह्मांड के रहस्यों को और संस्कृति के रहस्यों को, राजनीति को, इन सब चीज़ों को एक लेखक कैसे लिखता है। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा साहित्यपरक दृष्टि होगी कि जो लेखन है वो किस उद्देश्य से है, अगर क्या वो लेखकीय स्वतंत्रता हासिल है तो वो लेखक की अपनी इच्छा है। वो अगर किसी के प्रति विद्वेष नहीं फैलाता है, किसी के प्रति कोई संगठित आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं है अपने लेखन के मार्फत, तो उसको अपराधी ठहराने की जो दृष्टि है वो एक तरह से असाहित्यिक दृष्टि हो सकती है। क्योंकि जो रचना प्रक्रिया है, जो उसका एंगल है, वो अंततः मानवीय अनुभूति और सौंदर्य को जगा सकता है या नहीं जगा सकता है। कसौटी उसकी यही है। रही बात जो उपन्यास की जो विविधता है, क्योंकि उपन्यास अगर साहित्य के प्रतिनिधि चरित्र है तो एक साथ वो सभी तरह के यथार्थ के लिए और यथार्थ की प्रक्रिया के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, उसके लिटरेरी रूप में रूपांतरण के लिए जो उपन्यास है वो बहुत मुफीद है। और वो एक साथ एथनोग्राफिक स्टडी भी हो सकता है, एक साथ वो व्यक्ति के मनोजगत की यात्रा भी हो सकता है, एक ही साथ वो किसी वंचित तबके की आवाज़ हो सकता है, एक ही साथ वो किसी सम्भ्रांत व्यक्ति के जीवन का चित्र भी हो सकता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो उपन्यास है और उसकी जो लोकतांत्रिकता है, उसकी जो लोकतांत्रिकता और स्वरों की बहुलता है, वो अपने आप में सभी तरह के यथार्थ के सारे एंगल्स पे लगाई जा सकती है और
एक सफल रचनाकार यथार्थ को रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी रचना में। लेकिन जो हमारा जो प्रतिमान है वो क्या अगर राजनीतिक उद्देश्य से साहित्य लिखना है, क्या कुछ ऐसा है जिसमें यथार्थवाद और समाजवादी यथार्थवाद इस तरह की बातें होती हैं, तो लोगों ने अपने स्टैंड लिए, क्योंकि यथार्थहीन कोई रचना मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकती है। यथार्थ से परे कुछ आपने ऐसा रच दिया है तो ना वो समझ में आएगा, ना कुछ उसको आप महसूस करते हैं, ना कुछ। तो यथार्थ रहित कोई नहीं, न निर्मल में है, ना कृष्ण बलदेव वैद में है, और ना ही कृष्णा सोबती जी में है। कृष्णा सोबती जी का जो यथार्थ है वो ज़्यादा सामाजिक है और ज़्यादा विस्तृत है, उनकी रेंज बहुत है। बाकी जिंदगी नामा से लेकर और जो भी उनका उपन्यास आते गए उसमें आंचलिकता नहीं है, उस तरह का विस्तार नहीं है, एक समाज पूरा प्रतिनिधित्व हो रहा है, और जिसको ज़्यादा आप यथार्थ के सेंस में यथार्थपरक कह सकते हैं। लेकिन बाद की रचनाओं में वो चीज़ें कम होती गईं। कृष्ण बलदेव वैद और निर्मल वर्मा दोनों लोगों ने जो यथार्थवाद की जो डिमांड थी कि भाई आपको इस तरह का साहित्य लिखना है क्योंकि इसके मार्फत हमें समाज में कुछ परिवर्तन करना है, तो इसके प्रति उन्होंने सचेत रूप से अपने आप को दूर रखा। और वो जो लेखकीय स्वाधीनता के हिसाब से उन्हें लगा, उन्होंने रचा। और उस पर अब ये हो सकता है कि वो अभिजात्यवादी हैं कि कौनवादी हैं, मुझे नहीं लगता है कि मनुष्य किसी की भी कथा कह सकता है। और जब तक कि उसमें ये ना आया है कि अभिजात्यवाद ही परम समाधान है और इसी के लिए हमें राजनीति करनी है, आओ एकजुट हो जाएं, ऐसा लेखक संदेश नहीं देता है, तो जीवन तो किसी का भी रखा जा सकता है। उसमें गरीब भी है, अमीर भी है, और संवेदना, मनुष्य की बुनियादी संवेदना जगाने का काम अगर कर रहा है कि जो सामाजिक मनुष्य है, जो जीवन है, वो किसी के भी प्रति अगर मिनिमम संवेदना नहीं है, मानवीय संवेदना, आप किसी के प्रति गुस्सा, क्रोध और पूर्वाग्रह लेकर के घूम रहे हैं कि मिले तो गर्दन उतार दें, तो ऐसी स्थिति तो साहित्य नहीं दे सकता है। अगर साहित्य है वो, तो ये तो किसी भी व्यक्ति को जो एक्चुअली शत्रु के रूप में भी है, तो उसका भी तो उस तरह से एक मिनिमम जो करुणा है, मिनिमम संवेदना है, वो उसके साथ उसका ट्रीटमेंट होता है। साहित्य ही रिकमेंड करता है। तो जो निर्मल वर्मा और का जो यथार्थ है और कृष्णा सोबती का जो यथार्थ है और कृष्ण बलदेव वैद का है, तो उसका बचपन और जिंदगी नामा और जो कृष्णा, ये जो शुरुआती हैं ये काफ़ी यथार्थपरक है उस सेंस में कि बहुत कुछ हमें बाहरी दुनिया की, समाज की चीज़ें पता चलती हैं। व्यक्ति के आंतरिक जो जीवन है या व्यक्तियों संबंधों का जो रिश्ता है वो सब कम होता जाता है, मतलब वो बढ़ता जाता है। और यथार्थ का जो रूप है जो उसका बचपन में और जो जिंदगी नामा में है वो रूप कम होता जाता है, लेकिन वो यथार्थ ही है जो कहा जा रहा है। निर्मल वर्मा का जो अंतिम अरण्य है वो भी कोई ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कोई कल्पना खड़ी कर दी है और वो यथार्थ नहीं है, क्योंकि निर्मल जी की जो यथार्थ को लेकर के जो या चालू जो समझ रही है उसको लेकर के जो उनको मतलब एक तरह से आलोचना भी होती रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर चालू व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान के संघर्ष से, यानी एक ऐसी जो पूंजीवादी क्रांति हो जिसमें सबको जैसा कि दावा है तो सब लोगों का जीवन ऐसा सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, तो अंतिम रूप से मुझे लगता है कि उनके लिए निर्मल वर्मा से ज़्यादा प्रासंगिक कोई और लेखक नहीं हो सकता है। क्योंकि ये सही है कि निर्मल जी का साहित्य की जो ताकत है वो यही है, क्योंकि आखिर में कुछ एक अपार्थिवता, एक आध्यात्मिकता और एक तरह की नफासत, शराफत किसी को भी चाहिए। अंतिम अरण्य और ऐ लड़की और उसका बचपन की तीन बुजुर्ग लोगों की तुलना करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अगर समय होगा तो मुझे बताएंगे आप। तो ऐ लड़की की जो अम्मू है और अंतिम अरण्य के जो मेहरा साहिब हैं और उसका बचपन की जो दादी है, अब ये तीन अलग अलग मुझे लगता है पृष्ठभूमि। एक बहुत ही निम्न, उसका बचपन निम्न
सबल्टर्न रियलिटी है, और तो अम्मू है वो एक मध्यवर्गीय जीवन है, और कृष्णा और जो मेहरा साहिब हैं अंतिम मरण के, वो एक अलग एक तरह से कह लें तो, क्योंकि उन्होंने अपने पात्रों को इस तरह से रचा है कि वो एक तरह का मतलब मरने के लिए लोग वहाँ जा रहे हैं, और वो अंतिम अरण्य है मनुष्य का, और उनके पात्र पूछते हैं कि आप अभी यहाँ क्यों आ गए, और पात्रों की आपस में जो बातें हैं कि भाई हम लोग चलते चलते अपने ही को कुतरते हुए समाज से अलग आ गए। तो एक तरह का एक यूटोपिया है जो हमारे किसी भी मनुष्य के लिए, अगर मरते समय दवाओं की समस्या ना हो, अस्पताल की समस्या ना हो, और भूख की समस्या ना हो, और टपकती हुई छत की समस्या ना हो, तो जो मेहरा साहिब की का जो कष्ट है वही सबका कष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मनुष्य भरपेट भोजन करने लगेगा, भरपेट जब समाज व्यवस्थित हो जाएगा, न्यायपूर्ण हो जाएगा, तो कैसा होगा मनुष्य? जो लिबरेटेड मैन की जो कल्पना है कि मुक्त मानव है, वो उसकी कल्पना क्या होगी? क्या वो वर्ग संघर्ष में लगा होगा, या वो रोटी कपड़ा मकान में लगा होगा? नहीं, कुछ हो सकता है कि इस तरह की हो कि जब वो अपने जीवन को इतना स्थिर कर लिया हो कि रोजमर्रा के झगड़े से, संघर्ष से अपने जीवन को इतना बचा लिया हो कि एक उस कंडीशन में जा सके वो, जहाँ एक चुनी हुई जगह मर सके वो, और उसका जो रख रखाव करने वाले कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो निर्मल वर्मा का यथार्थ है वो ये है, और अम्मू का जो यथार्थ है वो एक जिजीविषा से भरी हुई स्त्री है। वो जो मेहरा साहिब हैं वो मतलब बात ही नहीं करते हैं, अपने जो लिखने के लिए बुलाया है उससे कभी कभी बात करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। वो बाहर रहते हैं आउट होम में, हाउस में। तो जो अम्मू है वो लगातार बात कर रही हैं, खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब जिजीविषा भरी हुई है। और जो मतलब जो दादी है उसका बचपन की, वो झगड़ा कर रही है, एकदम अस्तित्व का संघर्ष है, पारिवारिक कलह है, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या, संसाधन कम है। वहाँ सास बहू बच्चे सब आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि संसाधन नहीं है। तो जो वो यथार्थ है, अगर उनको भोजन मिले, उनको कपड़ा मिले, समाज में परिवर्तन हो, ऐसी स्थिति आए, समाज बेहतर हो, सबको रोटी मिले, सबका बचपना और वो हो कि भाई अगर नहीं पट रही तो अलग अलग हो जाओ, तो क्या स्थिति होगी? क्या निर्मल वर्मा की स्थिति नहीं होगी? मुझे लगता है कि निर्मल वर्मा की जितनी भी आलोचनाएं की जाएं, उनकी जो औपनिक, मैं बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ उनकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के और चीज़ों को लेके, लेकिन जब आप पढ़ें उनको तो एक जो कनेक्ट उनका है, जो एक ग्रिप बनाते हैं वो, और जो आपको उस यथार्थ की तरफ ले जाते हैं जो आपका सिर्फ रोटी रोजी का मामला नहीं है, कुछ तो है जो लार्जर है, कुछ तो है जो ब्रॉडर है, तो उस ताकत की तरफ ले जाते हैं। और ये जो मैंने कहा कि उपन्यास की तरह से खुला होना चाहिए व्यक्ति को। इसी उपन्यास में, इसी गल्प में अम्मू का भी यथार्थ है, इसी गल्प में उसका बचपन का भी यथार्थ है, इसी गल्प में मेहरा साहिब का भी यथार्थ है। और ये तीनों, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद और कृष्णा सोबती, ये तीनों का जो मतलब मैंने जो तीनों पात्र रखे, तीनों बुजुर्ग हैं और तीनों में से दो तो मरणासन हैं और एक जीवन के लिए संघर्षरत है। तो मुझे लगता है कि अगर यथार्थ और गल्प को लेकर उपन्यास जैसी समझ रखी जाए, जो उपन्यास का क्राफ्ट देता है, जो दृष्टि देता है, गल्प की जो दृष्टि है कि सब शामिल है, आप एथनोग्राफिक स्टडी भी कर लो और ये भी कर लो, आप अम्मू को भी रख लो, आप निर्मल वर्मा को भी रख लो, तो मुझे लगता है कि इस तरह से खुली और व्यापक दृष्टि जो है अगर रखी जाए तो यथार्थ और गल्प का जो संघर्ष है और कला का जो संघर्ष है वो थोड़ा मुझे लगता है एकोमोडेट हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा। धन्यवाद सर।